कहते हैं ना कि दिल दरिया है, दिल समंदर है, जाने कितने राज इसके अंदर है। कभी सह लेता हूं, कभी रो लेता हूं, कभी भुला देने की कोशिश करता हूं, पर हर बार एक और जख्म मिल जाता है। हर बार एक बार और दिल टूट जाता है। काश के बिखरे पन्ने फिर से जुड़ जाते, काश के बिखरे पन्ने फिर से जुड़ जाते, खोए हुए पल फिर से हम जी जाते। वेलकम टू द थर्ड सीजन ऑफ हार्ट कनेक्ट। आप में से कई सारे लोग जो है हार्ट कनेक्ट के सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे और आपकी रिक्वेस्ट पर इसको जो है हम लेकर आए हैं। आज भी हम जो है कुछ ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो हमारे कई सारे कमांडोज को जो है अफेक्ट करते हैं और उससे वे कई बार दुखी रहते हैं। तो हार्ट कनेक्ट का पर्पस ये है कि यहाँ पर हम आपके प्रश्नों को लें एज इट इज, जैसे आपने हमको प्रश्न भेजे हैं, बगैर कुछ भी मैनिपुलेट किए वैसे ही क्वेश्चंस को हम लें और उन क्वेश्चंस के हम पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढें दिल से। हार्ट कनेक्ट का मतलब यह है कि आपकी समस्याओं को यहां पर दिल से सुना जाएगा, कोई भी जजमेंटल नहीं बनेगा यहां पर, ना तो आप बनेंगे ना मैं बनूंगा। मतलब आप किसी भी तरह की समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं और वो समस्या मुझे लगेगी कि वो कॉमन समस्या है ना। हर एक प्रॉब्लम को तो नहीं ले पाएंगे, पर ऐसी प्रॉब्लम जो कॉमन है बहुत सारे लोगों के बीच में जो अफेक्ट कर रही है उनको, उन समस्याओं को यहां पर हम लेंगे और उन पर हम बात करेंगे। हर एपिसोड में 2, 3, 4 क्वेश्चन, डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग कि हम कितने क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं, पर कोशिश पूरी करेंगे कि हम ऐसे प्रश्नों को लें जिनसे बहुत सारे लोगों को फायदा मिले। तो अब आपको अपने प्रश्न मुझे भेजने के लिए आपको नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर अपना प्रॉब्लम लिखकर भेजना है और सबसे बढ़िया होगा कि आप यदि अपना ऑडियो भेज सके तो दैट इज वेरी गुड कि अपना ऑडियो भेजिए अपना। यदि आपको लगता है कि आप वीडियो भी भेजने में सक्षम है तो आप वीडियो भी भेज सकते हैं, है ना। गूगल ड्राइव में सेव कीजिए, उसका एक्सेस वाला लिंक हमको प्रोवाइड कर दीजिए और ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। तो आप वीडियो भेज सकते हैं, आप ऑडियो भेज सकते हैं और आप सिंपल मेल भी भेज सकते हैं। तीनों फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल है। और हां, आप चाहते हैं कि आपकी पहचान गुप्त रहे तो आपके नाम को का जिक्र नहीं किया जाएगा। ऑडियो भेजेंगे तो नाम का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज सब जानते हैं, आपकी कोई नहीं जानता ज्यादा, ठीक है। तो एक दिन आएगा कि लोग आपकी आवाज भी जान जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि आपको जैसे भी भेजना वैसे आप भेज सकते हैं। हाँ, जब आप वीडियो भेजें तो उसमें आप परमिशन लिख के भेजें कि हाँ मेरे वीडियो को सर आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। दैट इज विल बी मोर इंटरेक्टिव की और अच्छा लगेगा उसको देखकर, ठीक है। चलिए, तो आज हमारे पास इस एपिसोड में कोई भी वीडियो हमारे पास नहीं आया हुआ है और जो ऑडियो आए थे वो वैसे क्वेश्चन नहीं थे जिनको हम ले पाते, तो इसलिए हमने भी फिलहाल आज के एपिसोड में जो ईमेल पर आए क्वेश्चन है उनको ही हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे सामने स्क्रीन पर जो है वो पहला मेल हमको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन ये है, मेरे मम्मी पापा की शादी को 23 वर्ष हो गए। मेरी मम्मी शादी के मात्र 3 महीने ही अपने ससुराल में रह पाई हैं। उसके बाद मेरे पापा ने खूब मारपीट गाली गलौज किया। मेरी मम्मी तब से मेरे पिताजी से दूर एक छोटे गांव में खुद का सिलाई पार्लर चलाती हैं, जिससे कि बचपन से मुझे वो पढ़ा लिखा रही है। अभी वर्ष 2017 में जब मेरी दादी चल बसी तो मैं मम्मी को फोर्स करने लगी कि चल तू घर में रहना, ये सब काम छोड़, सिर्फ घर संभाल। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी ने पापा से बोला कि बच्चे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये चाहिए, बच्चे के बैंक में पैसा डाल देना, तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। एक पैसा भी घर में नहीं देते हैं और जब मैं बोलता हूं कि पापा मुझे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो सिर्फ कुल खर्च का आधा पैसा देते हैं। जैसे कुल खर्च 30,000 तो सिर्फ 15,000 देते हैं। और कभी पैसे के लिए बोलो तो बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ मेरा नौकरी और पैसा देखकर यहाँ आए हो, मेरे पास पैसा नहीं है। दादा सिर्फ खेती किसानी करते हैं, जबकि दादा को भी 1 रुपये तक नहीं देते।
ना ही मम्मी को पैसा देते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम लोग सिर्फ कोई त्योहार या जब मेरे पिताजी गांव में नहीं रहते तभी दादा से मिलने जाते हैं। और मेरी मम्मी दादा को पैसा, दवाई, राशन कर देती है। मेरे पिताजी दारू पीकर दादा से मारपीट, मम्मी से गाली गलौज देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब हरकतों की वजह से पहले पुलिस कंप्लेंट भी हो चुका है। इसलिए गाली गलौज दुनिया वालों के सामने देते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि अगर तेरी मम्मी को मारपीट करूं तो तू बीच में मत बोल, अपनी मम्मी की साइड मत ले, वरना तेरे पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं दूंगा और ना कभी बुरे वक्त या नौकरी के समय साथ नहीं दूंगा। मेरे पिताजी घर एवं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। उनकी इन्हीं सब आदतों, बुरे बर्ताव की वजह से मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकूं, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे भी पढ़ने से भी बार बार रोक टोक करते हैं। मेरी मम्मी से तलाक मांगते हैं तो मम्मी बोलती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, तो कहते हैं कि उसे बचपन से तू पालती आई तो तू खुद पाल, और ये भी कहते हैं कि कोर्ट में घसीटने की धमकी देते हैं। प्लीज रिप्लाई मी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये बेसिकली ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिमिलर टाइप के कई क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बड़ी समस्या भारत में है। आज भी जो है वो कई सारे पिता ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। और ये बहुत आपको बता रहा हूं मैं कि यदि आपके पिता आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आपके पिता आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके पिता जो है वो आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, कितना कर पा रहे हैं ये उनकी अपने कितना कमा पा रहे हैं, कितना उनका रोजगार है उनके पास में, उससे निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति के पिताजी टाटा, बिरला, अंबानी हो जरूरी नहीं है, लेकिन पिता यदि रिस्पॉन्सिबल हो, ये सबसे बड़ी बात है। पिता अमीर या गरीब हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पिताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो तो सबसे बड़ी बात है। यदि आपके पिताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं तो मैं बोलूंगा कि आप अपने पिताजी को एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। मेरे कहने पर आप घर में, हम लोग जनरली क्या होता है, मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोलते हैं, उनको अब हम जो है वो उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते हैं। दूसरा थोड़ा सा हमारे लिए कोई काम कर देगा उससे हम जो है वो थैंक यू बोल देते हैं, पर घर के माता पिता को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि गलत है। अब रही बात इस समस्या की, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं उसमें। तो मैं इतना कहता हूं आपसे कि देखिए, सिंपल सी बात है, माता पिता केवल बच्चे का जन्म देने से व्यक्ति नहीं बन जाता है। यानी बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता कर्तव्य बोध है, एक तरीके से कर्तव्य है। मदर फादर जो है बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसके अंदर अच्छे संस्कार भरते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाते हैं। यही पेरेंटिंग है। देखो, मैं एक बात कह दूं, बायोलॉजिकल मदर फादर होना एक डिफरेंट चीज है और पेरेंट बनना एक अलग चीज है। पेरेंटिंग इज ए बिग फिनोमिना। तो यहां पर आपके पिताजी पेरेंटिंग से टोटली फेल है। और यदि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरा मानना यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक दिन क्राइम में कन्वर्ट होता है, और जब वो क्राइम में कन्वर्ट होता है तो फिर हमारे पास में जो है वो हमारे पास खोने के अलावा कुछ और होता नहीं है। पिताजी क्राइम करते हैं तो वो जेल में, और जिसके साथ माँ के साथ क्राइम हुआ है तो माँ के साथ में जो है वो बुरा हो गया, वो विक्टिम है कि बुरा हो गया है। ऐसे आप देखोगे, भारत का भी यदि आंकड़ा देखें तो हर साल डोमेस्टिक वायलेंस से जो है वो कई सौ महिलाओं की, कई हजारों महिलाओं की जान चली जाती है। घर के झगड़े बढ़ते बढ़ते एक दिन इतने बढ़ जाते हैं कि वो झगड़े जो है वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माँ भी गई, पिता भी गए। तो मैं यही बोलूंगा कि दूरी बेहतर है। यहां पर आप अननेसेसरी जो है वो ये मत देखिए, कभी भी रिलेशनशिप एक तरफ से नहीं बनते। यदि पिताजी कुछ करना नहीं चाहते हैं तो आप लेट इट गो, कि भाई मान लीजिए कि नहीं है, हमारी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब हमको आगे क्या करना है। मैं एक बात कह दूं आपको, यहां पर तुम अपने बारे में और अपने पिताजी के बारे में मत सोचो, यहां पर तुम अपनी मां के बारे में सोचो कि तुम्हें इतना मेहनत करना है, अपने पैरों पर खड़ा रहना है कि तुम एक दिन इस योग्य बन सको कि तुम अपनी मां को गर्व करते देख सको। तुम्हारी मां गर्व से बोल सके कि ये मेरा बेटा है, इसने मेरे लिए इतना किया। तुम अपनी मां के लिए के सपने पूरे करो। यदि वो सिलाई कर कर जो है वो घर चला रही हैं, आपकी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, और जिसके बावजूद कि उनके पति उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, अलग रहकर वो आपके लिए सब कुछ कर रही है, मतलब उस महिला ने अपना पूरा जीवन तुम में लगा दिया है। वो देवी है, देवी, साक्षात देवी है। वो सम्मान कीजिए उसका और उसके लिए कुछ करिए।
भूल जाइए पिताजी को, भूल जाइए दादाजी को, भैया जो है ठीक है, हमारे बायोलॉजिकल संबंध है, दुख सुख दुख में तुम काम आओ चाहे ना आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे, हमारे गीतन सर ने हमको ये बताया हुआ है कि संस्कारों को कभी मत भूलना, जड़ों को कभी मत भूलना। तो जब उनका बुरा वक्त हो तुम उनकी मदद करना, लेकिन अपने बुरे वक्त में उनसे मदद मत मांगना, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपनी मां के लिए जो है मेहनत करना, ये मैं तुमसे कहता हूं। तुमको जो है वो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है तुम्हारे अंदर मजबूती का होना। तुम अपने अंदर संबल को डेवलप करो, तुम अपने अंदर सफलता लेकर आओ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो मां डिजर्व करती है कि उसका बेटा सबसे सफलतम व्यक्ति बने, उसका बेटा उसे वो सब खुशियां दे कि उसे दोबारा सिलाई मशीन ना चलाना पड़े, वो सब खुशियां दे उसका बेटा कि जो वो सोचे उन्होंने अपने जाने कितने सपने सेक्रीफाइस किए होंगे, और वो सपने तुम्हें अब पूरा करना है, और तुम सफल हो जाओगे ना, तो तुम्हारी माँ जो है वो उसका वो गर्व से उनका वो अपना जो है वो कह सकेगी कि ये देखो मेरी परवरिश का नतीजा है, मेरा बेटा इतना सफल हुआ है। तो मैं दिल से तो तुमसे यही बोलूंगा कि बेटा अपने पिता के बारे में सोचना बंद करो, अब अपनी मां के बारे में सोचो। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्लीज सर टेक माई प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग ए लॉट। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है बताया इन्होंने। आई डोंट नो सर व्हाट हैपेंड टू मी, मैं बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गई हूं, मुझे किसी के भी दर्द का एहसास नहीं होता, किसी की डेथ हो जाए बुरा नहीं लगता, पापा मम्मी मुझे बहुत मानते हैं, पापा की तबीयत खराब हो गई थी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था तब भी फर्क नहीं पड़ा, और हम सर ये सोचते हैं कि लोग इलाज क्यों कराते हैं ये बुढ़े लोगों का, जब एक दिन मरना ही है। तो सर इन सब की वजह से मुझे इतनी टेंशन होती है कि कैसे जीऊंगी, और मेरे मम्मी पापा की 3 बेटियां हैं, बस सबसे बड़ी हूं मैं, सर ये क्यों हो रहा है और उन लोगों का क्या होगा, बहुत एबनॉर्मल है सर, प्लीज कुछ बताइए कैसे सही होंगे हम। देखिए अब यहां पर ये जो है इन्होंने लिखा है कि ये इमोशनलेस फील करती हैं, किसी के दुख दर्द का इन्हें एहसास नहीं होता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो इनको लगता है नॉर्मल लगता है, और इनको लगता है कि बुजुर्ग लोगों का लोग इलाज ही क्यों कराते हैं जब एक दिन मरना ही है। देखिए बेटा क्या है कि मुझे ये नहीं मालूम है कि इसमें कि तुमने किस तरह का मेंटल ट्रॉमा कभी फेस किया है, किस तरह के मानसिक अवसाद से या मानसिक टर्बुलेंस से तुम गुजरी हो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे इतना पता है तुमने क्वेश्चन में कि तुम इमोशनलेस फील करते हो, तो मैं कई बार आपको बता दूं मैं कि ये जो आपकी जो फीलिंग है ना, कई बार लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और अपने कॉन्शियस माइंड को वो ये कहते हैं, थ्रू दी सबकॉन्शियस माइंड ये कहते हैं कि इमोशंस को शो नहीं करना है। कई बार हम अपनी भावनाओं को इतना अधिक दबाते हैं कि हमारे इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस होना बंद हो जाते हैं। किसी के सुख दुख से फर्क ना पड़ना, मैं यदि बोलूं आपसे एक सामाजिक तौर पर, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के सुख दुख से प्रभावित ना हो। जैसे मैं हूं, मैं तो फिल्म में भी कोई सीन देखता हूं ना कि कोई दुखी सीन है तो मैं दुखी आता हूं, ठीक है। कई बार मैं जो है वो अपने आस पड़ोस में कोई जानने वाले किसी के बारे में सुनता हूं तो मुझे मन में बड़ा खराब लगता है, मुझे लगता है कि क्या कोई तरीका था कि उसकी हम मदद कर पाते। क्योंकि देखो बेटा जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह कि यदि आप इमोशंस आपके पास होंगे ना तो आप इंसानी ताने बाने को समझ पाएंगे आप, ठीक है। यदि हमारे पास इमोशंस ना होना तो हम में इंसानों में और जानवरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। यानी इंसान जो है वो हमने अपना समुदाय बनाया, हमने अपनी सोसाइटी बनाई, हमने परिवार बनाए, हमने लोगों से संबंध बनाए हमने, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है, ठीक है। तो इमोशन लेस होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस टर्बुलेंस से तुम गुजर रही हो ना, उस टर्बुलेंस का एक बड़ा कारण यह है कि तुमने अपने जो है वो मेंटल सेटअप में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन जो है वो असामान्य नहीं। कई बार ऐसा होता है, लाइफ की एक फेज ऐसी होती है जहां पर हमको लगता है कि हम इमोशन लेस हो गए। लाइफ की एक फेज ऐसी होती है कि जहां पर हम अपने आप से उम्मीदें करना बंद कर देते हैं, और उसके लिए हम दुनिया से भी उम्मीदें करना बंद कर देते हैं। मैं कहता हूं कि बड़े सपने देखिए, और जो है ये सोचिए कि हम लोगों के दुख दर्द कैसे दूर कर सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो लोग बहुत कम इमोशनल होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर बनते हैं। मतलब एक पते की बात, बहुत बढ़िया सर्जन बनते हैं। द पीपल और इमोशनलेस, बहुत कम इमोशन रखते हैं ना, वे मरीज को और अच्छे से ठीक कर पाते हैं, स्पेशली सर्जरी ब्रांच के अंदर। जैसे कोई भी डॉक्टर सर्जन है तो वो कभी भी अपने बेटे या बेटी की सर्जरी वो नहीं कर पाता है, नहीं करने देते हैं उसको, इवन उसको जो है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया जाता है कि भाई आप जाइए बाहर, हम कर रहे हैं।
काफी लोग इमोशनल होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब वही डॉक्टर जो है किसी और की सर्जरी कर रहा होता है तो उसका वो पेशेंट के भले में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई स्ट्रांग इमोशन उसके साथ में नहीं होता है। इसलिए वो उसके लिए बेहतर करने की कोशिश करता है, टेक्निकली काम करता है, वो इमोशनली काम नहीं करता है। और मेडिकल फील्ड बहुत ही टेक्निकल फील्ड है, वहां पे इमोशन से ज्यादा टेक्निकलिटीज की, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है, स्पेशली इन सर्जरी ब्रांच। तो मेरे लिए तो मैं तुमसे यही बोलूंगा, मेरे लिए तो एक बात सामने निकल के सामने आई कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो एबनॉर्मल तो नहीं है, ये तो मैं क्लियर कर दूं कि तुमको, लेकिन जो है लोगों से संबंध जो है लोगों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट निकल के आया इस पूरी समस्या में, यू कैन बी ए वेरी गुड सर्जन। कौन जानता है कि तुम देश की सबसे बड़ी सर्जन बन जाओ एक दिन, मतलब तुम देश की सबसे बड़ी कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन जाओ, तुम कौन जानता है इस बारे में? नहीं ना। कभी कहते हैं कि कभी जो है वो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है किसी जमाने में जो है उन्होंने सब काम किए हुए हैं, चाय से लेके हर काम उन्होंने किया हुआ है ना का। और सोचिए कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा था क्या? नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो है कोई यदि आज कोई बच्चा बोलेगा कि मैं पीएम बनूंगा तो आप उसकी बात को हल्के से लेंगे आप, ठीक है? एक मतलब सच्चाई तो यह है कि हमको सिर्फ कर्म करते चले जाना है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और हमारे लिए जो सबसे बेहतर होगा ना वही प्रकृति हमको देगी। तो इसलिए अब इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट कि मैं इमोशनल हूं कि नहीं हूं, ये सोचना बंद कर दीजिए। अभी ये सोचिए कि सर ने बोला है कि तुम टॉप सर्जन बन सकती हो, अब तुम उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए पढ़ाई करो, और फिर देखो तुम, है ना। और आपको बता दूं मैं, तुम यदि इमोशनल लेस होकर भी तुम एक टॉप सर्जन बनती हो और लोगों का अच्छे से इलाज करती हो, लोगों को ट्रीट करती हो, तो जाने कितने लोगों के इमोशंस को तुम बचा पाओगे। तुम किसी की मां को बचाओगे, किसी के पिता को बचाओगे, किसी के भाई को बचाओगे, किसी के बहन को बचाओगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है ना? दिल से कह रहा हूं, दिल की बात। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Hello sir, I am a biomentor commando focus batch. This is a short question and please let Gitan sir see this. मैं ही देख रहा हूं बेटा। Can autistic student become doctors after clearing NEET? ब्रैकेट में लिखा है without any speech disorder and without any need of special accommodation. Is there any discrimination in medical college regarding autism and ADHD type mental health disorder? मैं आपको क्लियर कर दूं, ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में एक व्यक्ति जो होता है वो अपने, हम ऐसा कहते हैं कि जब ऑटिस्टिक जो कंडीशन होती है उसमें एक व्यक्ति जो है वो जनरली समाज में, सोसाइटी में जो है वो सोशल नॉर्म्स को स्टैब्लिश नहीं कर पाता है, बहुत अधिक लोगों से कन्वर्जेंट नहीं रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है वो, और एक ही चीज को बार बार करता है, रिपीटेटिव चीजों को करता है, उसे उस समस्या को हम ऑटिज्म कहते हैं। बेसिकली ऐसा कहते हैं कि ब्रेन के लेवल पर जो है वो थॉट प्रोसेस में जो है वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण ऐसा होता है। कई बच्चों में जो है वो होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है कि वो एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कोई एक चीज पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ये समस्या होती है। अब आपका क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे लोग मेडिकल कॉलेज में जब पहुंचते हैं तो उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि प्लीज एक बात अच्छे से सुन लीजिए। मैं आप साथ में यदि इस समस्या से आप जूझ रहे हैं या आपका कोई भाई या नियर वन जूझ रहा है, तो मैं आपसे यही कहता हूं कि बेटा मुझे पूर्ण सहानुभूति है और मैं आपकी मदद करने का इच्छुक हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशन जहां पर आपके कंसंट्रेट करना और आपका अटेंशन डेफिसिट का ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ में दूसरों की जिंदगी होती है। इफ यू बिकम ए पायलट, यदि पायलट है और पायलट को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो किसी भी दिन जो है वो व्यक्ति जो है वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जिससे कई सौ लोगों की जान जा सकती है। तो क्या आप ऐसे प्लेन में सफर करना पसंद करेंगे जो मानसिक समस्याओं से, कोई इसी तरह के डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो व्यक्ति? नहीं ना। आप अपनी जान को क्यों रिस्क में रखेंगे? आप मेडिकल कॉलेज में आपसे कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ द कोर्स, जब आप कोर्स कर रहे होंगे, MBBS कोर्स कर रहे होंगे, तब लोग आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस दौरान जो है लोग थोड़ा सा आपसे कटने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली वो नहीं, आप उनसे कटने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ए गुड प्रोफेशन फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म और ADHD डिसऑर्डर।
डॉक्टरी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है कि आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। आपको एक एक मरीज के बारे में जो है बहुत ध्यान से डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अपनी समस्याओं के कारण दूसरे की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर किसी और प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, आप जो है वो अपना बिजनेस में जाएं। तो वहां पर क्या होगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन या आपका व्यवसाय में अप एंड डाउन आएगा। किसी की जिंदगी का स्विच आपके हाथ में नहीं जाएगा। इसलिए देखो, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, आप मेरी बात से कह सकते हैं कि नहीं गीतेंद्र सर तो गलत बोल रहे हैं। नाउ ही बिकम मोर बिटर एंड बिटर है, कड़वा वो करेला वो भी नीम चढ़ा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं मेरे को, मैं इस बात को पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं उस बात की कि मैं जो कह रहा हूं वो बड़े मतलब मेडिकल प्रोफेशन का 20 साल के अनुभव के बाद कह रहा हूं मैं कि इट इज़ वेरी हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब की यहाँ पर जो है वो आपको खुद सोचना होगा, क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या आप इस तरह के व्यक्ति को डील कर पाएंगे। देखो, फिल्मों में या टीवी में दिखाते हैं वो एक अलग बात है, रियल लाइफ में जो है लोग आपके एक गलती का इंतजार करते हैं और उस गलती के बाद फिर आप दुनिया आपको जीने नहीं देती। ठीक है, मैं कहता हूं आपसे कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, तो प्लीज मेडिकल प्रोफेशन के अलावा दूसरे बेहतर प्रोफेशन है जहां पे कम रिस्क है। अब इसमें रिस्क पेशेंट का नहीं होता, मेडिकल में रिस्क होता है डॉक्टर का भी। यदि एक भी गलती हुई और नेग्लिजेंस का केस लग गया तो हजारों लाख करोड़ों रुपए आपको भरने पड़ सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात यह है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। आपको बता दूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एब्सोल्यूट हो गए, नहीं। आपको मेडिकल लाइसेंस लेना होता है, मेडिकल लाइसेंस को रिन्यू करना होता है। कोई पेशेंट आपकी कंप्लेंट कर सकता है और उस कंप्लेंट पर मेडिकल काउंसिल जो है एक्शन ले सकती है। तो डॉक्टर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि ऑटिज्म की समस्या है या एडीएचडी है तो आप ये मत देखो कि दूसरे डिस्क्रिमिनेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये सोचो कि यार हम जिस प्रोफेशन में जाने का सोच रहे हैं वो हमारी जिद तो नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है। वो सच यही है कि पायलट का बनना, आपके हाथ में फाइटर प्लेन का होना, आपके हाथ में पैसेंजर प्लेन का होना, आपके हाथ में सीजर का होना, कैंची का होना, स्कैल्पेल का होना, या आपका डॉक्टर होना सिमिलर रिस्क वाला है, एक समान खतरे वाली बात है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं वही बोलूंगा कि अपने करियर का डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। सिर्फ दूसरों के कहने पे आके भावनाओं आके डिसीजन नहीं लेना होता है। डिसीजन लेने के लिए आपको सोचना होता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या और हम क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं क्रिकेट को बड़ा पसंद करता हूं, क्या मैं क्रिकेटर बन जाऊं? यार वो उम्र निकल गई, वो दौर निकल गया जब हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तब हमको क्रिकेट की में 100% डूबना चाहिए था। तो मैं आज विराट कोहली को कितना भी पसंद करता हूं पर मैं आज विराट कोहली नहीं बन सकता हूं और मैं इस सब छोड़ के क्रिकेट खेलने की शुरुआत नहीं कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि देयर आर सर्टेन कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हम जिनको जब बाईपास कर जाते हैं तो हमको फिर वापस लौटने में दिक्कत होती है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुछ भी संभव नहीं है, संभव तो कुछ भी है बेटा, लेकिन मैं वही बोलता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी लाइफ में बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए, आज का ये हार्ट कनेक्ट का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे मदद मिली? वाकई में मुझे बताइएगा जरूर। आज मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करूंगा कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले सकूं। आप मुझे थोड़े अलग अलग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन भेजिए, ऑडियो भी भेजिए, वीडियो भी भेजिए, तो एपिसोड में और अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो एपिसोड है बेसिकली वो ये जो सीरीज है पूरी वो आपके लिए ही शुरू हुई है और आपके कहने पर ही शुरू हुई है। बताइएगा जरूर इसका फीडबैक। हम लोग भी जो है वो चाहते हैं कि हम जो करें उसका हमको बेहतर रिजल्ट मिले और हमसे लोगों को मदद मिल पाए। हार्ट कनेक्ट के एपिसोड में जितने भी लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, जिनके क्वेश्चन भी यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों को भी एक रिटर्न गिफ्ट बायोमेंटर्स की ओर से मिलेगा आपको। तो आपके जो क्वेश्चन जिनके क्वेश्चन लिए तो उनको अपने ईमेल को आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो हमारी टीम आपको जो है वो एक मैसेज भेजेगी रिटर्न गिफ्ट के बारे में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।